नमस्ते, मैं प्रशांत। स्वागत है आपको मेरे साथ विद विकास यूट्यूब चैनल पे। तो यूपीएसआई पॉलिटी की जो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, उसमें 2021 के जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, महत्वपूर्ण इन द सेंस की जो भी पीवाईक्यू है हमारे पॉलिटी की, उसको हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। उसके साथ साथ रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको देख रहे हैं। चारों ऑप्शन में क्या सही है और बाकी तीन ऑप्शन क्यों नहीं सही है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ओवरऑल आपकी एक जो विस्तृत रिवीजन हो सकता है, वो हम पूरा कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हर परीक्षा में प्रीवियस क्वेश्चन का बहुत अधिक महत्व है। अब तक हम लोगों ने जो पिछले दो कक्षाओं में लगभग 40 सवाल डिस्कस कर लिए हैं, उसके आगे से जो और अलग अलग सब के सवाल है वो हम लोग बारी बारी से एक एक वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी का जीएस के 40 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वेटेज है। लगभग 13 14 15 सवाल कोर पॉलिटी से आते हैं, फिर 5 से 6 सवाल जो है, 7 सवाल आपके मूल बेसिस से आते हैं। तो आइए उसी क्रम में आज हम लोग और जो आगे के क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारा है कि आर्टिकल 31A, 31B और 31C की संवैधानिकता डैश 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 के मामले में चुनौती का विषय थे। यानी पूछ रहा है कि आर्टिकल 31A, B और C से रिलेटेड जो संवैधानिकता का मामला था वो किस मामले में उठा था। ऑप्शन है हमारे पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बिरला बनर्जी मामला, चिरंजीत लाल बनाम भारत मामला, या वमन राव बनाम भारत संघ। डी ऑप्शन है डीएवी कॉलेज बनाम पंजाब राज्य। सबसे पहले आर्टिकल 31A, B और C किससे संबंधित है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। सबको ही पता है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 301 की तरह, 301 में। ठीक। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो वमन राव बनाम भारत संघ जो केस हुआ था एक 1981 में। उसमें इसके मामले की जांच हुई थी, और इस मामले में ये जो केस हुआ था इसमें आर्टिकल 31A और 31B की वैधता की जांच हुई थी। ठीक। ये हमारा पहला सवाल था जिसका सही जवाब आपका वमन राव बनाम भारत संघ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। उसमें देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशी नागरिकों के लिए नहीं? तो हम सबको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो सब के सब विदेशियों को नहीं प्राप्त है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को ही मिले हैं, मतलब कुछ चुने हुए अधिकार ही विदेशियों को दिए गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जिन्हें सिर्फ भारत के जो नागरिक है उनको वो प्राप्त है, न कि जो विदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति जो यहाँ पे रहता है उसको। ठीक। उसको देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है 12 से 35, उसमें से चार और पांच पांच ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को नहीं प्राप्त है। इन 5 फंडामेंटल राइट के अलावा बाकी सारे अधिकार भी विदेशियों को समान तरीके से प्राप्त है जैसे भारतीय नागरिकों को। वो 5 अधिकार कौन कौन से हैं? आर्टिकल, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद है आपको, 15, 16, 19, 29 और 30। देखिए, आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को उसके साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है। और आर्टिकल 16 क्या कहता है हमारा? 16 16 में कहा गया है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में
सार्वजनिक रोजगार के मामले में नागरिकों को स्वतंत्रता होगी। और आर्टिकल 19 क्या है हमारा, ये तो भी पता है, जो हमारी स्वतंत्रता के अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार वो आर्टिकल 19 में है। और आर्टिकल 29 और 30 ये माइनॉरिटी से रिलेटेड है, कि जैसे आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है। और आर्टिकल 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। ठीक, इसको भी देखिए, अल्पसंख्यकों के से संबंध। ठीक, तो इसमें हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्टिकल 16 जो हमने बताया आपको, सार्वजनिक रोजगार के मामले में संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। शेड्यूल हमने पहले ही आपको पढ़ाया है और काफी अच्छे ढंग से मैंने उसमें एक चीज बताई है, कौन से शेड्यूल पहले थी, बाद में कौन सी ऐड की गई किस आर्टिकल के द्वारा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो, प्लेलिस्ट में जाकर के पॉलिटी की आप वो लोग शेड्यूल का वीडियो जरूर देखें। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 को और संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, जैसे दल बदल और भूमि सुधार, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा हुआ था उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर 52वें संविधान संशोधन द्वारा, फिर दल बदल जो हमारी 10वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया, फिर पंचायत को जोड़ा गया 11वीं अनुसूची में, फिर 12वें में नगर पालिका को। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्य की संख्या क्या हो सकती है। यानी अगर कोई एक स्टेट लेजिस्लेचर है, कोई एक राज्य की विधानसभा है, वहाँ मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या ऑप्शन है हमारे, 500 सीट, 400, 550, 300। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 500। क्योंकि संविधान में कहा गया है कि किसी भी राज्य विधानसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य और मिनिमम 60, इतने सदस्य होने चाहिए। लेकिन अगर मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें तो 500 तो भारत के किसी भी राज्य में विधानसभा नहीं, यूपी में ही सबसे ज्यादा है, 403। यूपी में 403। ठीक, लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो कुछ ये मिनिमम जो 60 का क्राइटेरिया है इसके कुछ अपवाद है। जैसे कौन कौन से राज्य, गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पौंडीचेरी, यहाँ पे 60 सीट से कम विधानसभा की सीट। ठीक, सही जवाब हो जाएगा हमारा 500। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बताएं। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए, राज्य वित्त आयोग जो हमारा है, 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे हुए थे उस 1992 में, उसके द्वारा इसको संविधान में इसको जोड़ा गया था। ठीक, राज्य वित्त आयोग, फिर ये हर राज्य का अपना वित्त आयोग होगा, जिसके जो वित्त आयोग का जो गठन है वो राज्य का राज्यपाल करेगा, और राज्य विधानमंडल के समक्ष वित्त आयोग की सिफारिश जो भी होगी उसको रखवाएगा। ठीक, और राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो एक तो आपको पता है कि भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 में भारत संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग
या लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है कि भारत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और दूसरा पॉइंट, प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और राज्य निर्वाचन आयोग तो सबको पता ही है कि आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी। ठीक, राज्य सूचना आयोग, ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं बल्कि इसको एक कानून के द्वारा इसका गठन किया गया है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति और देश 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 शामिल हैं, यानी कौन शामिल है? मंत्रिमंडलीय सचिव, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। जब हमने पार्लियामेंट आपको बताया, जो हमारा पॉलिटी का वीडियो है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 79 के तहत भारत की संसद होगी। ठीक, और संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। ठीक, क्योंकि भारत भारत में जो भी प्रावधान है संसद का, उसमें अगर बात की जाए तो ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर के बनती है। और संसद जो हमारी है, ये भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। सर्वोच्च विधायी संस्था। ठीक, और राष्ट्रपति जो हमारा है वो विधायिका का प्रमुख होता है। ठीक, और राष्ट्रपति की अगर हम कार्यों की बात करें तो राष्ट्रपति संसद को बुलाने, सत्रावसान करने, या फिर लोकसभा को भंग करने का काम करते हैं। इसमें हमारा जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक, अगला सवाल देखें तो भारत में किस क्षेत्र में किसी व्यक्ति को वित्त की समक्ष क्षमता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश 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 में घोषित किया गया है। देखिए, अगर हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, जो हमारा समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से 18 तक, उसमें हम लोग देखें तो जो हमारा आर्टिकल 14 है, उसमें कहा गया है कि भारत क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, तो इसका सही जवाब जो हमारा है वो आर्टिकल 14 है। विधि के समक्ष समता से तात्पर्य क्या है? यानी कानून के समक्ष हर कोई व्यक्ति समान होगा, यानी भारत देश का जो भी नागरिक है, कानून के समक्ष सब कोई समान होंगे और उनको कानून का जो समान संरक्षण सत्र, सबको कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? देखिए, राष्ट्रपति जब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सलाह मांग सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि वो सलाह दे ही दे, ये भी प्रावधान है। तो उसके देखिए आर्टिकल 121 जो है, ये तो हमारे संसद में चर्चा से रिलेटेड है। कुछ चीजों पे जो रोक है उस पे। आर्टिकल 135 जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के संघीय न्यायालय से संबंधित है, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। आर्टिकल 143 है, ये जो है ऑप्शन सही है हमारा। इस पे ही चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय से सलाह लेने के लिए है, बात अधिकृत है। वो जरूरी नहीं कि सलाह राष्ट्रपति माने ही, और ना जरूरी है कि राष्ट्रपति को सलाह सर्वोच्च न्यायालय
दे ही दे। ठीक। सही जवाब हमारा 143। और 72 ये तो सबको ही पता है, राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। राज्य में वित्त आयोग का गठन कौन करता है, जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है? राज्य वित्त आयोग। देखिए, राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है? ये राज्य में पंचायतों वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। ठीक। अब राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री। तो सही जवाब जो हमारा है वो राज्य के राज्यपाल। जो राज्यपाल विधानमंडल के पटल पर इसको रख पाता भी है जब वित्त आयोग की जो भी रिपोर्ट होगी। और अगर बात करें इसके आर्टिकल की, वो है हमारा आर्टिकल 243 एक के अनुसार। ठीक। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। और इसको विधानमंडल पटल पर रखना सुनिश्चित करेगा। ठीक। तो हमारा राज्य का राज्यपाल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लोग देखें, तो संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता प्रणाली के प्रहरी के रूप में माना गया है? भारत का कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, या निर्वाचन आयोग, या फिर केंद्रीय शिक्षा आयोग? तो सही जवाब हमारा संघ लोक सेवा आयोग है। तो यही जो है प्रमुख जो केंद्रीय भर्ती है, हमारी लिस्ट देखी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उसकी रिक्रूटमेंट किसके द्वारा की जाएगी? वो यूपीएससी के द्वारा की जाएगी। ये प्रमुख केंद्रीय भर्ती संस्थान है। इसकी चर्चा किस पे की गई है? भाग 14 में, आर्टिकल 315 से 323 तक इसकी चर्चा की गई है। ठीक। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित अथवा अनुचित हो सकता है? आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है कि राष्ट्रपति जब कोई राज्य में संवैधानिक रूप से सही सरकार ना चल रही हो, तो वहाँ की जो सरकार है उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे सकता है। ये कौन सा केस था हमारा? ये एसआर बोम्मई केस, जो हमारा एक ऐतिहासिक मामला हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जहाँ पे आर्टिकल 356 प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की थी। और उसमें क्या कहा गया? आर्टिकल 356 के तहत कोई भी घोर दुरुपयोग जो हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। मनमाने तरीके से नहीं, कि किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगने लगे कि अगेंस्ट जो पार्टी है अगर उसकी सरकार है, तो वहां पे मन आया तो फिर राष्ट्रपति शासन चलो लगा देते हैं। तो इस पे घोर दुरुपयोग पर रोक लगाई गई। ठीक। तो सार्वभौमई केस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था, यानी जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था भारत का, वो कब लागू हुआ था? 2000, 2008, 2002, या फिर 1999? तो 2000 हमारा इसमें सही होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम क्या था? ये साइबर क्राइम
और जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य व्यापार से संबंधित निपटने वाला भारत का पहला कानून था। यानी अगर साइबर क्राइम किसी के साथ होता है या फिर कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, तो उससे निपटने वाला जो हमारा एक्ट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटीए 2000 में लाया गया था। ठीक। और इस पे जो एक महत्वपूर्ण डेट है वो 17 अक्टूबर 2000 को संसद द्वारा इसको अधिसूचित किया गया था। ठीक। आगे बढ़े तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस रूप में वर्णित किया है? भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, या भारतीय संविधान की प्रशासनिक विशेषता, या फिर भारतीय संविधान का मृत पत्र? देखिए, डीपीएसपी, ये तो भाग 4 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए, जो भी चीजें आ रही हैं क्वेश्चन में, जो भी टॉपिक आ रहा है उसको मैं पार्ट जरूर डिस्कस कर रहा हूँ, और आर्टिकल भी, क्योंकि यूपीएसआई का जो एग्जाम है उसमें फैक्चुअल चीजें लगातार पूछी गई हैं। जैसे कि किस आर्टिकल में मेंशन है, कौन सा पार्ट है, शेड्यूल क्या है, शेड्यूल में किस कौन सी सूची में ये शामिल है। तो इसलिए जो भी टॉपिक आ रहा है मैं उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो सकते हैं आप सब कुछ बता रहा हूँ। और आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है। और डीपीएसपी किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? आयरलैंड। ठीक। डीपीएसपी क्या होता है? ये उन आदर्शों को निरूपित करता है जिन्हें राज्य कानून या नीतियां बनाते समय अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक। यानी ये पूरी सरकार के ऊपर लागू होता है कि सरकार को कैसा कानून बनाना चाहिए जो लोगों के लिए मैक्सिमम हितकारी हो। इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। वेलफेयर स्टेट, यानी परीक्षाओं में तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया है, जिनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना, वो डीपीएसपी। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने इसमें डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में माना था। ठीक। ये हमारा क्वेश्चन 13 था जो हो गया। आखिरी क्वेश्चन था हमारी आज की स्लाइड का, यानी एक शिफ्ट का पूरा ये सवाल था। तो अब तक हमने आपसे 3 अलग अलग पेपर के क्वेश्चन, 3 4 पेपर के क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, लगभग 45 से 50 सवाल के बीच में। और जो भी 2021 के और बाकी बाकी बचे हुए सवाल हैं वो भी अगली वीडियो में आपको आएंगे। इस वीडियो के साथ साथ आप पॉलिटी में अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और आप कंप्लीट रिवीजन भी इसके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी मैक्सिमम सवाल हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे शेड्यूल 7 में जो पार्ट में सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है, उससे बार बार सवाल आए हैं। तो ये इन क्वेश्चन को देख के आपको ये भी अंदाजा लग रहा है कि हमें किन क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक। तो इस वीडियो से आप लोगों ने अभी तक ये सब देखा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत थैंक यू। अगली वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे और प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में शामिल होंगे। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।